लगे हुए फोटो हैं वो बंद नहीं होने वाले हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि ये कितना 22 अगस्त से ये मामला देश के सामने है, आप सब खड़े हैं। जो लोग चल रहे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, जहाँ है वहीं जरा रुक के थोड़ी बात कर लीजिए अगर आपको संघर्ष करना है तो। क्या उस समय से मुकदमे छोटे हुए हैं? मुकदमे बढ़े हैं। हम सब लोग टेलीविजन पर बहस भी कर रहे हैं, अखबारों में भी लिख रहा हूँ, अपने साथियों से देश के अंदर देश के बाहर भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुकदमों की संख्या, आरोप लगाने वाले, फिर पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकार से बनाए गए मुकदमे सब बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक आरोप था किसी स्त्री के यौन शोषण का, उसके बाद अब हवाला के आरोप हो रहे हैं, तो शराब के आरोप हो रहे हैं, सूदखोरी के आरोप हो रहे हैं, गलत लोगों से संगति के आरोप हो रहे हैं, और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये छिटपुट घटना नहीं थी। ये दोनों और ये पूरा परिवार तो अब अपराधी है ही है, जिसको कि अभ्यस्त अपराधी कहते हैं कानून में, और उसके लिए सजा और न्यायालय के विचार करने के तरीके अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनौती को गहराई से समझेंगे तभी उस पर चोट करेंगे, और जब चोट करेंगे तभी इसमें आप विजय होंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या है कि जैसा हम लोगों ने एक कविता में पढ़ा होगा अखिलेश जी, कि कभी दुनिया जो है ना कमजोर आदमी के शांति का प्रवचन नहीं सुनती है। हम अगर इस समय शांति का प्रवचन करते रहेंगे, बापूजी में हमारी आस्था है, उससे आपका काम अब नहीं चलने वाला है। कई बार समय बलिदान की मांग करती है, संघर्ष की मांग करती है, कई बार समय सामने वाले को चुनौती देने की मांग करती है, और कई बार समय यह भी मांग करती है कि कानून की, समाज की और सारी सीमाओं को लांघते हुए जो कुछ हम चाहते हैं उसके करने के लिए वहाँ तक पहुँचे और उसको पूरा करें। तो इसी के लिए इसमें हर लड़ाई में 5 मूल बिंदु हम लोग आंदोलनों में मानते हैं। पहले मैं बोलूंगा फिर उस पर बात करूंगा। पहले होता है वह सोच, कि हमारी सोच क्या है इस लड़ाई को लेके। उसके साथ आता है संकल्प। अगर हमारा सोच है तो हमको संकल्प करना है। फिर संकल्प के साथ साथ फिर होता है कि हम ऐसे सुयोग्य लोगों को उस संकल्प के साथ जोड़े। सोच, संकल्प, सुयोग्य लोगों का संग्रह, और फिर चौथे स्थान पर आता है उसके बाद सुनियोजित रणनीति। आप योजना बनाते हैं उस लड़ाई को जीतने के लिए, और तब 5वीं स्थिति होती है कि इन चारों के बाद जो कुछ हमने सुनियोजन किया है उसको साकार रूप में सक्रिय होकर प्राप्त करना। ये 5 बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले मैं तो अगली बार तभी आऊंगा जब आप सबसे कुछ वचन लूंगा, क्योंकि देश में मुझे बहुत प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, और अचानक मेरे लिए किसी कार्यक्रम में आना कठिन होता है, और चक्रपाणी जी का आदेश नहीं होता तो मैं गाजियाबाद में एक कार्यक्रम से था, और यहाँ से भी मुझे जाना ही है कहीं, पहले से समय तय करना पड़ता है। लेकिन इसके महत्व को समझते हुए, आप सबकी उपस्थिति को समझते हुए, और देश और दुनिया में जो भारत की संस्कृति है उसको उसकी जो छवि कलंकित हो रही है वो कैसे बचे, इन सब का ध्यान रखते हुए, और साथ ही आसाराम बापू के लोगों को जो मैं समाज में कुछ काम करते हुए देखता हूँ, उन सब की पीड़ा और भावना का ध्यान रखते हुए मैं उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि ताकि आगे सोच समझकर सही संघर्ष करते हुए और इस चुनौती पर विजय पाई जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे वचन लेना चाहूंगा मंच से और नीचे से। क्या इस जंतर मंतर से हम सब लोग आज यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि जब तक बापू और नारायण साईं आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हम तन मन धन से संघर्ष करते रहेंगे? अगर है तो बोलिए। तो पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, फिर बाकी बात कहूंगा क्या करना है। मैं बोलूंगा ऊपर से भी, करो या मरो। आप लोग भी बोलेंगे, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब मैं योजना बता रहा हूँ जो मैंने समझा है, जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा प्रस्ताव है, अखिलेश जी,
नीलम जी, बाकी चक्रपाणी जी, कि सबसे पहले एक मंच की स्थापना हो, चाहे उसका नाम आसाराम न्याय मंच हो, चाहे बापू न्याय मंच हो या आश्रम न्याय मंच हो, सबसे पहले एक केंद्रीकृत मंच की स्थापना करिए और उसका एक बहुत ही समझबूझ वाला उसका संयोजक और प्रभारी हो, और देश भर में जितने भी कार्यक्रम हो वो उन सब का नियोजन वहाँ से होना चाहिए। पहले तो मेरा एक प्रस्ताव तो ये है। दूसरा, मेरे से जिन लोगों ने भी संपर्क किया था, मैंने कहा था कि मीडिया आपको छापे या न छापे, आप लोग जरूर जाइए, अपना प्रेस रिलीज भेजिए, उनके पास जाइए, वो फाड़ के फेंक दें। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि इस समय ये जंतर मंतर के धरने का बहुत ज्यादा महत्व मैं नहीं मानता हूँ। आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कानून की लड़ाई है और इस समय गुजरात और राजस्थान में ये लड़ाई है। इसमें न तो केंद्र सरकार इस समय कुछ करने वाली है, न दिल्ली की सरकार करने वाली है। जो कुछ भी होगा वो गुजरात और राजस्थान में होगा। वो उससे कोई मतलब नहीं भैया, मुझे मालूम है चुनाव आचार संहिता के लिए मुझे कोई इसका भय नहीं है। यहाँ हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी जानता हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना चाहिए। अब चिंता मत करिए, ये सब जीवन भर करते रहते हैं। और आचार संहिता को भी जान लो भैया, आचार संहिता कोई कानून की चीज नहीं है। नेता आचार संहिता तोड़ते हैं, चुनाव के समय उन पर मुकदमे होते हैं, चुनाव के बाद खत्म हो जाता है, उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये इस सब पर हम लोग बोलते रहते हैं, चुनाव आयोग की सीमाएं हैं और मेरे पर कार्रवाई होगी, उसकी चिंता आप मत करिए। तो ये आगे जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा है कि आपको अस्थायी रूप से उन सरकारों पर भी, उन पुलिस पर भी आपको अगर दबाव बढ़ाना है तो नियमित रूप से आपको जोधपुर, जयपुर, सूरत और गांधीनगर में ऐसे धरना प्रदर्शन करना होगा और उसकी योजना यहाँ से बनानी होगी और लगातार देश भर से वहाँ जत्थे जाते रहें। ये दूसरा मेरा प्रस्ताव है। उसमें आवश्यकता होगी, बीच बीच में मैं भी आऊंगा, गुजरात सरकार के मंत्री भी मेरे मित्र हैं, कई पुलिस अफसर भी हैं, मेरी भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि इस समय पूरी ताकत लगी है कि जितना ज्यादा संभव है मुकदमे और आरोप लगाओ ताकि इनकी जमानत ही नहीं हो सके, बाहर ही नहीं हो सके। और मैं ये फिर हमारे मित्र घनश्याम जी घबराएंगे। और इस समय न्यायालय भी कैसे फैसला कर रही है, बिना किसी के आरोप सिद्ध हुए 3 लाख का जो है ये भी दे देती है उनको कि भैया क्षतिपूर्ति दे दो। तो जरा इसका भी ध्यान रखिए कि ये भी एक संकेत है। लेकिन जनता की ताकत के सामने बहुत कुछ झुकना पड़ता है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भी हमारे मित्र हैं, कई बार मैं कहता हूं कि उनको भी वोट लेना है अंततः। अगर आसाराम जी के समर्थक करोड़ों में हैं, अगर जरा वो ताकत दिखा दे कि भैया हम कांग्रेस को तो मजबूरी है लेकिन तुमको भी दिखा सकते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन बिना दिखाए नहीं पड़ने वाला है। आपको अपनी शक्ति तो दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन एक शक्ति हिंसा की नहीं होगी, ये गोली बंदूक की नहीं होगी, ये शक्ति आत्म बलिदान देने वालों की होगी कि हम उनके लिए आसाराम बापू और नारायण साहेब पर लगे हुए आरोपों को खत्म कराने के लिए अपनी बलि चढ़ाने को तैयार है। पुलिस अगर हमको उठा के जेल ले जाती है तो हम जेल में जाएंगे, उठ के बाहर आएंगे, फिर बैठ के वहीं प्रदर्शन करेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। और मेरा एक तीसरा प्रस्ताव है जो मैं बात कर रहा था और आप सबको भी कह रहा हूँ कि नारायण साईं जी जहाँ कहीं भी हैं उनको जनता के सामने आना चाहिए। 5-10 हजार 15 हजार लोगों के साथ राकेश अस्थाना के दफ्तर में चलो, जो वहाँ का पुलिस आयुक्त है। मैंने टेलीविजन पर पूछा कि अगर शराब पकड़ा गया है तो गुजरात में शराब पर बैन है, ये पुलिस का फेलियर है, वहाँ की सरकार का फेलियर है, या आसाराम बापू का फेलियर है? ये आवाज वहाँ की पुलिस से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? ये वहाँ के पुलिस कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि अगर गुजरात में शराब के लिए अगर लाइसेंस लेकर पीना पड़ता है तो एक व्यक्ति के घर में शराब की बोतलें आई कहाँ से हैं? लेकिन ये भी आरोप आसाराम जी पर लगाए जा रहे हैं। भैया अब उनके शिष्य अगर कहीं जाके किसी की हत्या कर दें तो उसके लिए क्या वही जिम्मेवार हो जाएंगे? तरफ एक मायावी वातावरण बनाया गया है। इस मायावी वातावरण को तोड़ने के लिए, सरकार और कानून की ताकत को तोड़ने के लिए ये लड़ाई आपको लड़नी है। जो कानून के मुद्दे हैं उनसे हम लोग कानून के स्तर पर बात करेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं इसको नहीं, इससे मैं डरता नहीं हूँ।
इस समय भारत की मीडिया में यद्यपि मैं अकेले हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई भय नहीं रहता है। इसी जंतर मंतर पर कई मामले में मैं अकेले खड़ा रहा हूँ। यहाँ पूरी पुलिस उतारी गई है, 10-10 हजार। जब मैं अकेले बोला तो वहाँ 100, 200, 500 हजार लोग इकट्ठे होते रहे हैं। इससे मैं भय नहीं करता हूँ, लेकिन भावना से आपकी लड़ाई नहीं होगी। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, बड़ा कठोर ये भाव है। आसाराम जी के एक से एक शिष्यों के बारे में मैं सुनता था कि भाई करोड़पति, अरबपति, उनकी पैरवी से बिल्डर बन गए। मैं तो किसी को देख ही नहीं रहा हूँ। 2.5 महीने में किसी एक व्यक्ति ने मेरे से संपर्क नहीं किया है। पूरे 2.5 महीने में किसी एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। जो ऋषि प्रसाद के संपादक हैं, उनका 2-3 बार फोन आया, एक बार नीलम जी का आ गया है। मैं कभी आसाराम जी से मिला नहीं हूँ। उनके किसी भी भक्त से मेरा व्यक्तिगत परिचय जीवन में नहीं रहा है। मेरा संपर्क केवल इतना ही है कि यहाँ जो आश्रम है, कभी कभी मैं गाड़ी से जाता हूँ, वहाँ से कुछ शरबत, गुलाब का जल चुपचाप पैसा देता हूँ और खरीद के लाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को देश में जो मैं काम करते हुए देखता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आसाराम चाहे जैसे भी हो, मैं उनको सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ? आप सब लोग उनके गवाह हैं कि वो क्या है। लेकिन उनकी प्रेरणा से जो लाखों लोग इस देश में ईमानदार बने हैं, जो लाखों लोग नैतिक बने हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके भी आत्मविश्वास और आत्मबल को बनाए रखना इस भारत के लिए आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ से संकल्प लेके हम सब लोग जाए और कार्यक्रम की तैयारी करिए। और यहाँ से जोधपुर, जयपुर, सूरत और गांधीनगर 4 स्थानों पर कूच करिए। और बिल्कुल देश भर में जो भक्त हैं, वो लगातार लोग आते और जाते रहे। जब तक ये मुकदमा खत्म नहीं हो जाए, वो जमानत पर छूट के नहीं आए, तब तक इसको रोकना नहीं है। अगर इसके लिए आप तैयार हैं, तो विजय होने में हमारी कोई भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है तो आपका नहीं होने वाला है। बाकी मुझे आज इतनी ही बात करनी थी। कभी आगे आऊंगा विशेष रूप से, क्योंकि जानते ही हैं कि बिल्कुल एक जल्लाद की तरह मेरे पीछे खड़े हैं। जबकि मुझे लाइव से कोई समस्या, मेरे लिए लाइव समस्या है, क्योंकि इस समय से मेरे पास देश भर से फोन आने लगेंगे। प्रेस क्लब के हमारे मित्र लोग पूछेंगे कि क्या हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैं कह भी रहा था कि अगर पानी जैसे कि लाइव रुक ही जाए तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूंगा। लेकिन यहाँ से आत्मविश्वास के साथ जाइए। जो झूठ का जो बादल है, वो तो ज्यादा देर तक जो है सच्चाई के सूरज को नहीं ढक सकता है। उसका उदय तो होना ही होना है, लेकिन कई बार जरा उसमें निशाना लगाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं होता है कि अपने आप हो जाएगा। इसलिए निशाना लगाने की जिम्मेवारी आप लोग है। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात को ध्यान से सुना, इस सब के लिए मैं आभारी हूँ। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो उसको स्वीकार करके काम करिए, जो बुरी लगी हो उसको निकाल दीजिए। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार है परम श्रद्धेय माननीय श्रीमान अवधेश कुमार जी का। आज हम साधकों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आप द्रोणाचार्य बन के उतरे हैं, क्योंकि अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना साधना तो द्रोणाचार्य सिखाते थे। तो आज आप हमारी सेना के सेनापति हैं। बहुत बल, अपार बल दिया है। बल ही नहीं दिया, एक दिशा दी है। हम एक दिशा की खोजने में क्या करना चाहिए। हर साधक ये चाहता है, मैं कुछ करने को तैयार हूँ, तन से, मन से, धन से। हर साधक तैयार है कुछ करने के लिए, एक दिशा की तलाश कर रहा है। आपने हमें एक दिशा दी है, बहुत बहुत आभार मैं इस मंच से प्रकट करता हूँ। अब आगे हमारे बीच में हम सबके परम प्रिय और जो अपना चक्र घुमा रहे हैं और कितने ही कौरवों से लोहा ले रहे हैं बड़ी शक्ति के साथ,